राधे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आई होप आप अपना 100% दे रहे होगे। और कभी कभी आपको ये भी फील होता होगा कि आज मैंने उतना मैं नहीं कर पाया जितना मैं कर सकता था या कर सकती थी। तो मेरा ये कहना है कि अपने पास्ट के लिए रिग्रेट करने से अच्छा है अपने प्रेजेंट में अपना 100% दे दो। ठीक है, जो हो गया वो हो गया, अब उसे हम क्या कोई भी नहीं चेंज कर सकता है। सो गिव योर 100% नाउ एंड जी जान लगा दो यार, यही टाइम है, बस थोड़ा सा टाइम है, हार्ड वर्क कर लो, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। फिर अपना 1 महीना तो पक्का चिल करना, फिर बेसिक से पढ़ना पड़े, बट 1 मंथ हम फुल ऑन चिल करेंगे, बट अभी फुल ऑन हार्ड वर्क कर लो। ओके गाइस, करते हैं स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द केपी एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ KC4। तो ये दे रखी है हमें रिएक्शन, इसके लिए हमें KP लिखना है KC के टर्म में। तो हमें पता है KP किसके इक्वल होता है, KC RT की पावर डेल्टा NG, राइट, यही होता है ना। तो बस यहाँ पर हमें डेल्टा NG की वैल्यू निकालनी है और हमने डेल्टा NG की वैल्यू थर्मोडाइनमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस में निकाली थी। आई होप अब आपको निकालनी आ गई होगी अगर आपने वो लेक्चर अटेंड किया था। तो देखो यहाँ पर हमें डेल्टा NG में क्या होता है, ये नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस स्टेट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट में देखो कितने नंबर ऑफ मोल इन गैसियस स्टेट, ओनली 1, राइट, बिकॉज ये तो क्या है, सॉलिड है, तो ये 1 माइनस रिएक्टेंट की साइड देखे तो ये भी सॉलिड है, तो 0 है ना। तो कितना आ गया, डेल्टा NG की वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा, KCRT की पावर 1, है ना, KCRT की पावर 1। हैंस ऑप्शन नंबर A विल बी करेक्ट, राइट। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम KC एंड KP आर नॉट इक्वल। ओके, तो हमें नॉट इक्वल बताना है इनमें से किस में है। ठीक है, तो देखो इक्वल कब होंगे KP और KC, हमें पता है KP किसके इक्वल होता है, KCRT की पावर डेल्टा NG, यही होता है ना। तो अब देखो ये लिख लिया हमने डेल्टा NG। अब अगर मुझे KP इक्वल्स टू KC चाहिए तो ये वैल्यू मेरे पास 1 होनी चाहिए, राइट। और ये वैल्यू 1 कब आएगी, जब डेल्टा NG की वैल्यू 0 होगी, है ना। किसी की भी पावर 0 ही तो 1 होती है, जब RT की पावर 0 आएगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1, है ना। तो KP इक्वल्स टू KC हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, डेल्टा NG की वैल्यू 0 होनी चाहिए। फर्स्ट में अगर हम देखें तो डेल्टा NG क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट साइड इन गैसियस स्टेट माइनस गैसियस मोल इन रिएक्टेंट साइड, है ना। तो अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2 माइनस इन रिएक्टेंट साइड 2, यहाँ पर तो 0 आ गया, मतलब कि इसमें तो इक्वल होंगे, तो ये तो नहीं आएगा। ठीक है, नोट को भी ध्यान रखा करो हमेशा। अब ऑप्शन नंबर B में अगर हम देखें तो देखो प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 2, रिएक्टेंट साइड 2 और 1 3, नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ गैसियस स्टेट वाले चाहिए, तो सॉलिड में है ना। तो गैसियस में कितना है, 1 मोल माइनस 1, कितना आ गया, 1, है ना। और अगर 1 है तो KP किसके इक्वल आएगा, KP इक्वल्स टू KCRT की पावर 1, है ना। तो KP किसके इक्वल आ गया, KCRT, इट इज़ नॉट इक्वल्स टू ओनली KC, राइट। सो ऑप्शन नंबर B हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। आप नेक्स्ट ऑप्शन भी देख सकते हो, जैसे अगर मैं इसमें निकालूँ तो नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट साइड 2 माइनस नंबर ऑफ मोल इन प्रोडक्ट साइड 1 और 1 2, तो ये तो 0 आ गया, इट मीन्स ये तो सही है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। तो देखो के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल होता है, के ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बाय के ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, है ना। तो बैकवर्ड कौन जा रहा है, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन और स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमेशा पावर में जाता है। तो डी की पावर 2 बाय के एफ, फॉरवर्ड कौन जा रहा है, रिएक्टेंट, तो ए की कंसंट्रेशन इनटू में बी की कंसंट्रेशन। तो ये हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिस इज 8। ठीक है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन दिस विल बी। तो देखो हमें इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है 8 और इसका हमें निकालना है। तो अगर मैं देखूं, मुझे जो दिख रहा है, ये दिख रहा है कि इस रिएक्शन को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ना, है ना। लाइक एच आई यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 हो गई, यहाँ हाफ है, अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, H2 सिमिलरली I2, है ना। और हमने पढ़ा है जब भी हम किसी रिएक्शन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाता है, जो के न्यू है, न्यू रिएक्शन का जो के होगा, के इक्विलिब्रियम होगा, वो किसके इक्वल होगा, के ओल्ड की पावर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, राइट। यही पढ़ा है ना। तो सिंपल है। अब के ओल्ड हमारा कितना दे रखा है हमें, 8, इसकी पावर मल्टीप्लाइंग फैक्टर किससे मल्टीप्लाई करा हमने, 2 से, तो इट इज 2, कितना हो गया, 64। हैंस आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और कई बार क्या कर देते हैं, वो रिएक्शन को पलट देते हैं। जैसे अगर मैं इसको लूँ, अगर इसको रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिख दे, देखो कैसे, हाफ H2 प्लस हाफ I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद HI। ठीक है। अगर मैंने कह दिया ये इसका तो मैंने 8 दे रखा है, अब इसका निकालो कितना आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा, अगर रिएक्शन को हम रिवर्स कर देते हैं तो के न्यू क्या हो जाता है, के न्यू इक्वल्स टू 1 बाय के ओल्ड। ठीक है। अब इसको अपने नोट्स में लिख लेना, अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो ये होगा, और अगर रिएक्शन को क्या कर दे, किसी भी चीज़ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा। ठीक है। दोनों आपके नोट्स में ज़रूर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन यूनिट ऑफ के सी इज। तो देखो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, मतलब कि याद रखने का तरीका होता है, बट फिर भी अगर हमें याद नहीं है, पहले हम वैसे सॉल्व करके देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर के सी लिखे तो वो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन CO2 की पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट विच इज़ 1। ठीक है। और सॉलिड हमें इंक्लूड करते नहीं है, दोनों सॉलिड है, तो केसी किसके इक्वल आ जाएगा, CO2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। तो यूनिट में हमें मैग्नीट्यूड से तो मतलब होता नहीं है, केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन की यूनिट, राइट। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, राइट, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके। आपको याद करना है तो आप कैसे याद कर सकते हो, जो केसी की यूनिट होती है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा NG। ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो, डेल्टा NG की वैल्यू मैं निकालूंगी तो नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट साइड माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल इन रिएक्टेंट साइड। तो कितने हैं प्रोडक्ट साइड, ओनली 1 गैसियस स्टेट में, है ना, और रिएक्टेंट साइड में 0 एज इट इज इन सॉलिड स्टेट, तो 1 आ गई, है ना। तो कितना हो गया, कंसंट्रेशन की पावर 1, और ये क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ये आ गया आंसर, है ना। तो आई होप दोनों तरीके आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू बी अचीव्ड व्हेन। तो इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में कब अचीव्ड कह सकते हैं हम कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। तो देखो
कंसंट्रेशन हमेशा क्या रहनी चाहिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, कांस्टेंट। जब कांस्टेंट हो जाएगी ना कंसंट्रेशन तो हम कह देंगे कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम आ गया। बट रेट क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए, इट्स मस्ट, ठीक है ना। कांस्टेंट होने से काम नहीं चलेगा, इट मस्ट बी इक्वल। ओके तो ऑप्शन देखो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही है ये तो, ठीक है। एंड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी बिल्कुल सही है। अभी आपसे इसके ऊपर ग्राफ के बारे में बात कर ले तो कंसंट्रेशन के ग्राफ में आपको क्या करना है, सिर्फ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट दिखानी है। लाइक देखो, अगर ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, ग्राफ कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है ना, देखो, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर कंसंट्रेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया दोनों की, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की, और हमें यही चाहिए कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। और अगर ये दे दे लाइक दिस, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट हो गया, और कंसंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है, राइट। तो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम का ही ग्राफ हो जाएगा। थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेना, ठीक है। ये रिएक्टेंट हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट 0 कंसंट्रेशन से स्टार्ट होगा ना, तो इसको नीचे से बनाना, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये तीनों ही इक्विलिब्रियम के ग्राफ है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, ओके। और देखो, अगर हम रेट का बनाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन का, तो कंपल्सरी है कि ये दोनों इक्वल हो जाएं, ठीक है, लाइक दिस। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, ये बैकवर्ड रिएक्शन है, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ, तो देखो के इक्विलिब्रियम डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इन सब पे कुछ डिपेंड नहीं करता ही, ठीक है ना, प्रेशर पे, ना वॉल्यूम पे, ना कंसंट्रेशन पे, ना नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता, ना कैटलिस्ट पे डिपेंड करता, ठीक है। तो अगर इनमें से कुछ भी आ जाए तो इनमें तो डिपेंड करता नहीं है, तो इसका तो आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ओके। किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे, ये बात ध्यान रखना, ओके। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ QC इज ग्रेटर देन KC देन द रिएक्शन विल बी। तो देखो KC ना सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे डिफाइंड होता है, ओके। सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे हम इसे लिख सकते हैं, बट QC किसी भी टाइम पे हम लिख सकते हैं, ओके। अब देखो KC है लेट्स से ये, और QC जब KC के इक्वल होता है, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम की स्टेट होती है, ठीक है। और है ना, इक्विलिब्रियम सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है, और जो स्टेबल है कोई भी चीज, तो हर कोई स्टेबिलिटी में जाना चाहता है, तो रिएक्शन भी स्टेबल होने के लिए इक्विलिब्रियम में जाना चाहती है, ठीक है। अगर QC लेस देन KC है, ठीक है, अगर कम है तो KC की तरफ जाएगी, क्योंकि KC कब डिफाइंड होता है, इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहती है रिएक्शन। तो अगर QC KC से कम है तो KC को अटेन करने के लिए उसे आगे जाना पड़ेगा, इसलिए जब QC KC से कम होगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, ठीक है। और अगर QC KC से ज्यादा हो गया तो अब रिएक्शन आगे जा चुकी है, तो अब ये पीछे आना चाहेगी इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए, है ना, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। फॉर गेनिंग स्टेबिलिटी, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, QC इज ग्रेटर देन KC, ये वाला केस हो गया, है ना, तो ये रिएक्शन कौन सी है, बैकवर्ड, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। इसको अच्छे से याद कर लेना, ओके। दिस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, KC फॉर द रिएक्शन दिस इज 2K देन द वैल्यू ऑफ KC फॉर दिस रिएक्शन। तो इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है, इस रिएक्शन को रिवर्स करके ये रिएक्शन बनाई गई है, तो हमें पता है अगर रिएक्शन को रिवर्स कर दे तो K न्यू किसके इक्वल होता है, 1/K ओल्ड, है ना, हमने अभी एक क्वेश्चन में देखा था। तो K ओल्ड कितना है, 2K, तो यहाँ पर 1/2K हो जाएगा, राइट। इट्स वेरी इजी, हेंस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और अगर मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो जाता है, K न्यू इज इक्वल टू K ओल्ड की पावर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, है ना। यहाँ पर रिएक्शन रिवर्स करी थी, इसलिए हमने 1 से क्या कर दिया, K ओल्ड को डिवाइड कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फॉर द रिएक्शन दिस Kp/Kc इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर सिंपल वही फॉर्मूला लग जाएगा, Kp किसके इक्वल होता है, KC
RT की पावर डेल्टा NG, राइट। तो डेल्टा NG की वैल्यू निकालो यहाँ से। नंबर ऑफ गैसियस मोल इन प्रोडक्ट साइड कितने हैं, 1 और 2 3, माइनस इन रिएक्टेंट साइड 2, राइट। तो कितना आ गया 1, है ना। तो डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो KP/KC किसके इक्वल हो गया, RT की पावर 1, इट मीन्स RT, hence option number A will be right. Okay, I hope this is clear to you. Let's see the next question. अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ Kp इज। तो देखो Kc में तो क्या आ रही थी, कंसंट्रेशन आ रही थी, है ना, प्रोडक्ट की बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कंसंट्रेशन की पावर डेल्टा N। आई थिंक मैंने पीछे जब आपको Kc की यूनिट करवाई तो मैंने डेल्टा NG करवा दिया है ना। तो यहाँ पर डेल्टा N आता है, वेयर यहाँ पर हम सॉलिड नहीं लिखते हैं, ठीक है, रिमूव सॉलिड। सॉलिड के मोल्स नहीं लिखते हैं, बट अगर लिक्विड के आ जाए या फिर गैस के आ जाए, वो दोनों मोल्स यहाँ पर लिखे जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पर डेल्टा N आता है, बट सॉलिड के मोल्स हम यहाँ पर नहीं लिखते। क्वेश्चन तो मैंने सही सोल्व कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर 2 अदर स्टेट सॉलिड्स थी, तो वो मैंने नहीं ली थी, सिर्फ मैंने गैस स्टेट ली थी, ठीक है। बट अगर आपको लिक्विड या फिर एक्वस सॉल्यूशन भी दे दिया जाए तो वो आपको लेना है इसमें, ठीक है ना, उसके मोल्स आपको लेने, ये चीज़ ध्यान रखना। बट Kp में सिर्फ और सिर्फ गैसेस आएगा, इसमें ना लिक्विड आएगा, ना एक्वस आएगा, ना सॉलिड आएगा। ओके, तो यहाँ पर प्रेशर की यूनिट बार भी होती है और ATM भी होती है, तो ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे। सो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर D, बोथ A एंड B, ठीक है। और ये तो फिर हमारी Kc की यूनिट होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक चीज और बता दूं मैं आपको कि Kc में हम सॉलिड को क्यों नहीं लेते, क्योंकि Kc में हम ऐसी स्टेट लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो सके, ठीक है ना, वेरिएबल कंसंट्रेशन हो जिसकी। तो गैस, लिक्विड और एक्वस ऐसी स्टेट है जिनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो सकती है, बट जो सॉलिड है उनकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। सो वी डोंट टेक इट इन दिस। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन। तो हमने अभी देखा था जो K इक्विलिब्रियम है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, राइट। तो इन पे तो किसी पे डिपेंड नहीं करता। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। ओके, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वैल्यू ऑफ डेल्टा G नोट। तो ये तो सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो डेल्टा G नोट किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, -2.303 RT log K इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो देख लो यहाँ पर ऑप्शन नंबर D में, आई थिंक हाँ, ऑप्शन नंबर D विल बी करेक्ट। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। कई बार क्या पता आपको कि इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे दे और न्यूमेरिकल पूछ ले। अब ये न्यूमेरिकल हार्ड थोड़ी ना कहेंगे हम, बेसिक न्यूमेरिकल होगा, है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इफ T2 इज लेस देन T1 देन। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो K है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में K इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, वेयर इन एंडोथर्मिक रिएक्शन K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर T2 T1 से कम है तो K T2 बड़ा होगा K T1 से, है ना। अगर T2 बड़ा छोटा है यहाँ पर तो K T2 बड़ा हो जाएगा, और T1 यहाँ पर बड़ा है तो K T1 छोटा हो जाएगा। सो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर A, राइट। और एक फॉर्मूला और आप ध्यान रखना, देखो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या है, log K T1 बाय K T2 किसके इक्वल होता है, डेल्टा H अपॉन 2.3031 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। मे भी न्यूमेरिकल ना पूछे, बट क्या पता फॉर्मूला ही पूछ ले आपसे, है ना। तो अच्छे से याद कर लेना इसको भी, न्यूमेरिकल तो बहुत मुश्किल चांसेस हैं, मे भी आए ही ना, ठीक है। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग एन इनर्ट गैस एट इक्विलिब्रियम इन अ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पर इक्विलिब्रियम पे इनर्ट गैस के ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। ओके, सो क्या आ जाएगा, द रिएक्शन रिमेन्स अनचेंज। जब कोई इफेक्ट ही नहीं हो रहा तो फिर रिएक्शन में क्या ही चेंज आएगा, रिएक्शन रिमेन अनचेंज्ड। ओके, ये तो आपने थ्योरी पार्ट करते हुए भी देखा होगा, है ना। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन। तो यहाँ पर अगर हम ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ याद करें तो ये किसके लिए था, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। और ये कहता क्या है, मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो अल्फा है वो किसके इक्वल होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू रूट के अल्फा बाई सी, राइट। यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी वेयर सी इज कंसेंट्रेशन, राइट। तो अल्फा सी कंसेंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ यहाँ से, है ना। तो अगर मान लो हमने कंसेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, इसका मतलब क्या है, जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है सॉल्यूशन में हमने वो डिक्रीज कर दी, राइट। तो जब सोल्यूट की अमाउंट सॉल्यूशन में कम होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन, राइट। तो एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, डाइल्यूशन पे। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेसेस। तो देखो सबसे पहले नोट पूछ रखा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट देखो, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। ऑब्वियसली सही है, इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज्ड सिस्टम में ही पॉसिबल होता है, ठीक है, ये तो सही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसके बाद ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, कांस्टेंट होती है इक्विलिब्रियम पे सारी की सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ये भी सही है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत, आंसर नहीं होगा ये, है ना। इसके बाद ऑल द फिजिकल प्रोसेस स्टॉप एट इक्विलिब्रियम, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इक्विलिब्रियम इज अ डायनामिक प्रोसेस। तो जो फिजिकल प्रोसेसेस है वो स्टॉप नहीं होती, ओके। तो ये गलत है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द अपोजिंग प्रोसेसेस अकर एट द सेम रेट, ओके, देयर इज अ डायनामिक बट स्टेबल कंडीशन, ये सही है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ ल्यूइस एसिड। तो सबसे पहले हम ल्यूइस एसिड और ल्यूइस बेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, ल्यूइस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, मतलब कि जिन पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, ठीक है। और ल्यूइस बेस इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किस किस रीजन से हो सकते हैं, मे बी इनका ऑक्टेट ना फुलफिल हो, है ना, नॉट ऑक्टेट फुलफिल्ड ऐसे लिख लो, ठीक है, या फिर ऑक्टेट डू नॉट फुलफिल्ड। और इन पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर, इन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। और ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं, ये डोनेट करना चाहते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अगर आपको चार्ज से कई बार चार्ज ही दे देते हैं स्पीसीज पे, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई न्यूट्रल स्पीसीज है तो वो कौन से होंगे, ल्यूइस एसिड होंगे। और अगर नेगेटिव चार्ज है या फिर न्यूट्रल है, न्यूट्रल दोनों में आएगा, बट इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, ओके। उसके बाद देखो, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये भी देखना, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लेना पसंद करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये डोनेट करेगा, ठीक है ना, डोनेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये गेन इलेक्ट्रॉन करेगा। बाकी बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या है। तो देखो ल्यूइस एसिड पूछ रखा है, इट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ऑक्टेट फुलफिल्ड नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा, और चार्ज क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा। फर्स्ट देखो कॉपर 2+ पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स इट इज अ ल्यूइस एसिड, ठीक है, ये तो करेगा। उसके बाद AlCl3, अगर हम AlCl3 को देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है।
अब देखो, अगर एल्यूमिनियम की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, और एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर कर लेगा, है ना। क्लोरीन के पास 7 तो होते ही हैं, है ना। 7 इसके इलेक्ट्रॉन, एक इसका ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे? 8। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 7 इसके पास थे ही, शेयरिंग कर लेगा, मतलब लेता तो नहीं है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। वैसे इसका इनका हो गया, क्लोरीन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। बट अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग क्लोरीन के साथ कर लेगा, है ना, तीनों क्लोरीन के साथ। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हुए? 6, है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये कंडीशन हमने ल्यूइस एसिड के केस में देखी थी। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ये लेना पसंद करेगा, तो ये भी ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा। एंड आफ्टर दैट कार्बन डाइऑक्साइड, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, वेयर O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इस पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। और पॉजिटिव चार्ज है तो ये भी क्या होगा? ल्यूइस एसिड होगा। तो CO2 भी क्या है? ल्यूइस एसिड है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें देखो, वाटर इज तो हमें पता है H2O अगर डिसोसिएट करेंगे तो किस में टूटेगा? H+ और OH-, राइट। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि बोथ एसिड हैं एज वेल एज बेस की तरह बिहेव कर सकते हैं ना। एज H+ आयन रिलीज करें तो एसिड की तरह, और OH- आयन रिलीज करें तो बेस की तरह, है ना। और ये डोनेट और एक्सेप्ट दोनों ही कर सकता है प्रोटोन को, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। हैंस ऑप्शन नंबर C क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? प्रेसिपिटेशन अकर्स ओनली इफ आयोनिक प्रोडक्ट। तो देखो, आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल होगा KSP के, एक्सीड होगा KSP से, लेस देन KSP इज वेरी स्मॉल। तो देखो, इसके 3 केस होते हैं ना। सबसे पहले जब आयोनिक प्रोडक्ट इक्वल होता है किसके? KSP के, सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के। तो जब क्या होगा? सॉल्यूशन होगा सैचुरेटेड, ठीक है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा। और सैचुरेटेड जब होगा तो कैसे होंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट पे हो गए, ठीक है। और इक्विलिब्रियम इज अ स्टेबल स्टेट, ठीक है। अब देखो, अगर जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो है लेस देन KSP, ठीक है, तो क्या होगा? आयंस कम है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। सॉल्यूशन विल बी अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो आयंस और बनेंगे, है ना। जहाँ तक हम इन दोनों में देख सकते हैं, यहाँ तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। अब अगला केस हम देखते हैं, जब क्या होगा? आयोनिक प्रोडक्ट जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, IP इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो क्या होगा? सॉल्यूशन हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड, राइट। और अगर सुपर सैचुरेटेड हो गया इट मीन्स आयंस ज़्यादा बन गए, है ना। तो अब प्रेसिपिटेट बनेंगे, क्यों? ताकि वो जो आयंस की कंसंट्रेशन है उन्हें क्या कर सके? कम कर सके। आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से क्या होगा? समवेयर जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो कम होंगे, एंड IP किसके इक्वल हो जाएगा? KSP के इक्वल हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो कौन सी स्टेट आ जाएगी? इक्विलिब्रियम। और मैंने आपको बताया था इक्विलिब्रियम इज अ मोस्ट स्टेबल स्टेट। हर कोई स्टेट को अचीव करना चाहता है ना, इसलिए यहाँ पर क्या सुपर सैचुरेटेड जब ये हो जाएंगे तो ये आयंस की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम में आ सके और अपनी स्टेट को क्या बना सके? स्टेबल बना सके, है ना। तो ये कौन सा केस है जब क्या हो रहे हैं? जो आयोनिक प्रोडक्ट है वो KSP से ज़्यादा है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो आयोनिक प्रोडक्ट है एक्सीड करेंगे KSP को, राइट। सो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। हेयर ऑप्शन नंबर B विल बी करेक्ट, राइट, एक्सीड्स KSP। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द KSP फॉर SnS2। ओके, तो SnS2 अगर ये डिसोसिएट कर होंगे तो क्या बनेगा? SN4 प्लस 2S2-, राइट। और अगर इसके लिए हम KSP लिखें तो क्या होगा? SN4 प्लस S2- की पावर उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2, है ना। तो देख लो ये कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर B, राइट। तो क्या आ जाएगा? लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, अमंग्स द गिवन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयन एक्ट्स एज अ ल्यूइस एसिड। तो ल्यूइस एसिड हमने पढ़े थे कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, है ना, इनका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो अगर हम BF3 को देखें, ऑब्वियसली वैसे ही पता चल रहा है, देखो BF3, बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, है ना, और एक एक फ्लोरीन का आएगा। फ्लोरीन तो अपना अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे, है ना, बट जब बोरोन की बात आएगी तो बोरोन के वैलेंस, बोरोन पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे फाइनली कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के बाद, 6, राइट। कुल AlCl3 वाला केस है जो हमने पीछे देखा था ना, वैसा ही भी, ठीक है। जो बोरोन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ल्यूइस एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना। इसके जैसे BF3 तो हमने देख ही लिया, BCl3 भी ये ल्यूइस एसिड है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। B ब्रोमीन 3 ये भी, ठीक है। और AlCl3 हमने देखा था, FeBr3 भी क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और अगर आप देखो FeCl3 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये भी एसिड की तरह बिहेव करेगा। और ZnCl2 भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, ल्यूइस एसिड की तरह। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ल्यूइस एसिड का कॉन्सेप्ट, और ये पक्का आपका ठीक होना चाहिए अगर आपके पेपर में आ गया, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, pH ऑफ रेन वाटर, वेरी इजी क्वेश्चन, कितनी होती है, 5.6, है ना। और बाकी अगर आपसे पूछ ले, लाइक अगर आपसे pH रेंज ऑफ यूरिन पूछ ले तो वो कितनी होती है, 4.6 to 8, ठीक है। और अगर पूछ ले आपसे सलाइवा की पूछ ले, सलाइवा की कितनी होती है, आपको सारे pH रेंजेस या pH वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी होती है 6.2 to 7.6। और अगर आप एवरेज देखोगे तो इट इज 6.7, ओके। अगर आपसे सिंपली पूछ ले कि सलाइवा का pH क्या है, रेंज ना पूछकर pH पूछ ले तो आप क्या आंसर लिखोगे, 6.7, ओके। और अगर ब्लड का पूछ ले तो ब्लड की कितनी pH होती है, 7.3 to 7.4, ओके। और अगर आपसे लेमन जूस की पूछ ले तो वो 2 होती है। फ्रेश मिल्क की अगर पूछ ले तो फ्रेश मिल्क इसकी होती है 6.4 to 6.8, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो 10.5 होती है। डिस्टिल्ड वाटर की 7 होती है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द pH ऑफ सॉल्यूशन इज 3.2 देन द सॉल्यूशन इज, तो ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। 7 पे तो क्या होता है, न्यूट्रल, और 0 से लेकर 7 तक क्या होता है, एसिडिक, है ना, और 7 से 14 बेसिक। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3.2, इट लाई बिटवीन 0 and 7, राइट। तो ये क्या है, ऑब्वियसली एसिडिक, है ना। ये चीज़ भी ध्यान रखना, जो pH वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक स्ट्रेंथ के। देखो यहाँ पर भी जैसे हम देख सकते हैं, जैसे जैसे क्या हो रहा है, pH की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एसिडिटी डिक्रीज होती जाएगी, है ना। 7 पे क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। उसके बाद 7 के बाद जब 14 की तरफ जाएगा तो बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है ना। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज 4.6 देन इट्स POH वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन विल बी। तो देखो हमें पता है जो pH प्लस POH होता है वो किसके इक्वल होता है, 14 के। और pH की वैल्यू हमें दे रखी है 4.6, POH की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल्स टू 14। तो यहाँ से POH की वैल्यू कितनी आ गई, 14 माइनस 4.6, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 9.4, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, है ना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल हमने कहाँ पढ़ा था, ल्यूइस एसिड में, है ना। जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं, मतलब कि उन्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, है ना, तो वो ल्यूइस एसिड होते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, एक्सेप्ट करे, राइट। तो देखो अब
यहाँ पे हमने BCl3 तो देखा था और यहाँ पर नोट पूछा है, इसे भी ध्यान रखना। तो BCl3 तो हमने देखा था, इट इज अ ल्यूइस एसिड, क्योंकि बोरोन अगर क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। हमने एक केस डिस्कस कर लिया, इसलिए मैं अब दोबारा से नहीं कर रही हूँ। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6, और जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है और ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ल्यूइस एसिड की तरह। सिमिलरली जिंक Cl2, और उसके बाद अगर हम CH3C+ देखेंगे, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसने इलेक्ट्रॉन दे रखा है, अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। सो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, NH3, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है ना, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन के साथ अगर ये शेयरिंग करेगा 5 तो इसके पास पहले ही थे, है ना, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर लेगा, है ना, तो इसके कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। ऑक्टेट कंप्लीट, अब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द pH वैल्यू ऑफ 0.0001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH। तो सबसे पहले देखो ये बेस है, तो हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, POH, राइट। ये किसके इक्वल होता है, माइनस log OH माइनस की कंसेंट्रेशन, और यहाँ पर कितनी दे रखी है हमें कंसेंट्रेशन, 10⁻⁻⁴, राइट। तो लिखेंगे माइनस log 10⁻⁻⁴, है ना। और अगर हम ऐसे इसे सोल्व करेंगे तो ये 4 आगे आ जाएगा, -4, राइट। log को हम ऐसे सोल्व करते हैं ना, -4 log 10, और एक माइनस यहाँ पे पहले ही था, ये तो -4 आ गया है और एक माइनस पहले ही था, तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, है ना। तो log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये कितना आ गया, माइनस इंटू में -4, तो माइनस से माइनस कैंसिल, या फिर माइनस माइनस प्लस कुछ कर लो, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 4, राइट। बट ये POH आया, हमें क्या निकालनी है, pH की वैल्यू निकालनी है। तो हमें सिंपली पता है जो pH प्लस POH होता है वो कितना होता है, 14, है ना। तो pH की वैल्यू हमें निकालनी है, POH की वैल्यू दे रखी है 4 इक्वल्स टू 14, तो pH की वैल्यू निकालने के लिए 4 इक्वल के साइड जाएगा माइनस का, 14 माइनस 4 कितना हो गया, 10। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, जो POH होता है वो कितना होता है, माइनस log कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, ओके। अब इस क्वेश्चन में देखो, हु सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड, ये एसिटिक है, ठीक है, एसिटिक एसिड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसको सिंथेसाइज किया था कोल्बे ने, ठीक है। अगर बर्थेलोट की बात करें तो इसने क्रिएशन की थी मीथेन की, ठीक है, मीथेन, और बर्जीलियस ने की थी सीरियम और सेलेनियम की, ठीक है, और एफ वोलर ने की थी यूरिया की क्रिएशन, ठीक है। तो ये और याद कर लेना, मे बी इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, इन सबको अच्छे से याद कर लेना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड अप ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस। तो देखो जब स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, एक एसिड, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट होगा वो, क्यों, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, और वहीं अगर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता तो बेस बनता, ठीक है, और दोनों ही स्ट्रॉन्ग और दोनों ही वीक होते तो न्यूट्रल बनता। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए एसिडिक बनेगा, और एसिड है तो फिर pH वैल्यू क्या होगी, <7, राइट, क्योंकि 7 पे न्यूट्रल होता है और 0 से 7 एसिडिक होता है और 7 से 14 बेसिक होता है। सो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच पेयर ऑफ नेचुरल सोर्स एंड एसिड इज करेक्ट। तो देखो टैमेरिंड में ऑक्जेलिक एसिड कह रहा है, इमली में कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड, नॉट ऑक्जेलिक, ओके। सो ये तो गलत हो गया, फर्स्ट तो रॉन्ग है। सेकंड योगर्ट में लैक्टिक एसिड, ये ठीक है, ठीक है, तो सेकंड ओनली करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ओके। बाकी एसिड्स और भी पूछे जा सकते हैं, सिंपल तो नहीं पूछेगा शायद, बट हाँ मैच द फॉलोइंग में आ सकता है या फिर इस फॉर्मेट में आ सकता है, इसलिए को एसिड्स और उनके रिसोर्सेज की लिस्ट प्रोवाइड कर रही हूँ, इन सबको अच्छे से याद कर लेना, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में कौन सा एसिड यूज किया जाता है, ऑब्वियसली ऑक्जेलिक एसिड, ओके। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो ये होता क्या है, C2H2O4, है ना। और अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड OH
C डबल बॉन्ड O और OH। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसे भी अच्छे से देख लेना। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl। तो देखो हमें यहाँ पर pH निकालना है, तो pH का फॉर्मूला हमें सिंपली पता है क्या होता है, माइनस log H प्लस की कंसंट्रेशन। और पीछे हमने एक ऐसे ही क्वेश्चन किया था, उसमें हमने POH निकाला था, तो हमने क्या लिखा था, माइनस log OH माइनस की कंसंट्रेशन। ओके, तो देखो माइनस log H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी देखिए 0.01 मोलर, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2, राइट। तो 10 टू द पावर -2। अब देखो ये -2 आगे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक माइनस तो पहले ही है, -2 log 10, राइट। और log 10 कितना होता है 1, तो और माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 जा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ओके, सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई ऑफ ईच एंड एवरी कमेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।